कोविड मैनेजमेंट को लेके जो सेकेंड वेव आई है, क्योंकि इस समय मरीज की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और लोगों में भय भी बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ हम यह देख रहे हैं कि त्राही त्राही जैसी ही मची हुई है। ना केवल दवाइयों का अकाल पड़ा हुआ है, बेड भी नहीं मिल पा रहे हैं, इवन इन्वेस्टिगेशन के लिए किट्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि जब संसाधन सीमित होते हैं तो हमें उन संसाधनों का एक समुचित उपयोग करना रहता है। तो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे इस समय जो कोविड फैला हुआ है, तो आप सभी को पता है कि 90% के आसपास लोगों को कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोगों को ही कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और उनमें से 5% के आसपास लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हो क्या रहा है कि लोग डर के मारे पहले से हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं, या फिर चूंकि वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो लेट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो जल्दी हॉस्पिटलाइज होना या लेट हॉस्पिटलाइज होना, यह दिक्कत का मेन कारण है। यदि आप सही समय पे सही ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको सर इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। तो सही समय पे सही ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। सबको पता है कि कोविड को आपके पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए होंगे, एम्स के प्रोटोकॉल हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स के प्रोटोकॉल हैं कि 3 तरीके से बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जो 90% लोगों की हम बात करते हैं वो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपको सामान्य बुखार आया, हाथ पांव में दर्द हुआ, कुछ लोगों को हिचकी, गैस की बीमारी, लूज मोशन, हेडेक और बाकी सब चीजें हो सकती है। इनमें आपका ऑक्सीजन लेवल शुरू से 90 से 94% से ऊपर चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है और आप घर में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन लेवल 94% से ऊपर चल रहा है। इसमें आप चाहें तो 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यदि आपको सामान्य लक्षण है, तो जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें भी 2 तरह के केसेस होते हैं। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक और एक होता है जिनको कुछ सिम्टम्स हैं। तो यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, यदि कोई लक्षण नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन होने का मतलब नहीं कि आपको ट्रीटमेंट लेना है। यदि आपको बीमारी है, उस इन्फेक्शन के कारण कोई लक्षण है, तो आपको उस लक्षण के लिए ट्रीटमेंट लेना है। तो यदि आपको कोई छोटे मोटे लक्षण है, जैसे कि बुखार आ रहा है, हाथ पांव दर्द दे रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं। मेफेनेमिक एसिड और कॉल्चिसिन जैसी दवाइयां भी हैं। यदि आपको तेज बुखार आ रहा है, आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए और इन दवाइयों को आप ओवर द काउंटर भी ले सकते हैं। गले में खराश है, सर्दी है, सर दुख रहा है, तो उसके लिए आप लेवोसिट्रोजिन जैसी दवाइयां ले सकते हैं जो सामान्य डॉक्टर बता रहे हैं। अगेन, सभी को पैरासीटामोल या सभी को लेवोसिट्रोजिन लेने की जरूरत नहीं है, पर सामान्यतः डॉक्टर एक साथ जनरल प्रिस्क्रिप्शन में यह लिख देते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। जो एंटीबायोटिक चलती है, हम लोग बहुत कॉमन चल रहा है एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सभी को इन एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, जिनको डायबिटीज है या जिनको स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, या उनको पहले से ही हमें लग रहा है कि यूरिन इन्फेक्शन कुछ हो सकता है, तो उनको हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। पर समझिए, कोविड एक वायरल बीमारी है, एंटीबायोटिक का इसमें बहुत खास रोल नहीं है। एक मिथ इसमें मैं बात करना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है कि अरे टाइफाइड तो पॉजिटिव आ गया, ये टाइफाइड है, डॉक्टर कोविड बोल रहा है, कोविड जो पॉजिटिव आ रहा है वो सब एक स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं है। कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको कोविड ही मानिए। कोविड एक वायरल बीमारी है और अधिकतर केसेस में वायरल बीमारी को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। कोविड के लिए आपके पास किट है, बाकी वायरस के लिए आपके पास किट नहीं होते। पर वहीं हमारे भारत में टाइफाइड के लिए जो कॉमन टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, ये बहुत से लोगों में पॉजिटिव आता है। इसका जो टाइटर होता है 1:180, 1:160, यह टाइटर बहुत से लोगों में पॉजिटिव आता है, क्योंकि यह हमारे पानी में, हमारे आसपास के लोगों में है। तो विडाल टेस्ट का, सिंगल विडाल टेस्ट का पॉजिटिव आना कभी भी टाइफाइड नहीं बताता है। इस मिथ को क्लियर कीजिए। बहुत पहले ही बोला जा चुका है कि विडाल टेस्ट नहीं करवाना है, और अगर आपको टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करवाना है तो यह बोला जाता है कि सीरियल विडाल टेस्ट कराइए। मतलब हर अल्टरनेट डे या हर डे एटलीस्ट 3 से 4 विडाल टेस्ट कराइए, और यदि वह टाइटर बढ़ रहा है तो अपने आप को टाइफाइड मानिए। दूसरी बात यह भी समझिए टाइफाइड में कि टाइफाइड एंट्रिक फीवर होता है। मतलब आपको पेट की बीमारी होगी और साथ में आपको बुखार आएगा। सांस लेने में कभी दिक्कत नहीं आएगी टाइफाइड में। तो बिल्कुल इस वहम में मत आइए कि हमको टाइफाइड है और डॉक्टर कोविड का इलाज कर रहे हैं। आपको साथ में टाइफाइड भी हो सकता है, पर इसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो हमने बात की एसिम्प्टोमेटिक केस के बारे में, हमने बात की माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केस के बारे में। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को बुखार बहुत ज्यादा और बहुत देर तक आ रहा है। इससे लोग परेशान भी हो रहे हैं, डर भी रहे हैं। मत घबराइए, अपने डॉक्टर को बताइए। हो सकता है डॉक्टर आपके पैरासीटामोल की डोज बढ़ाए, यह भी आपको बोलेगा कि आप गीले पानी की पट्टी से पूरा शरीर पोंछिए। माथे बस में पट्टी मत रखिए जैसे फिल्मों में दिखाता है, पूरा शरीर पोंछिए। आप अगर सक्षम है, आपको वीकनेस नहीं है तो आप नहाइए। यदि आप नहीं नहा पाते तब भी सुबह शाम शरीर जरूर पोंछिए। इसके अलावा कुछ दवाइयां और भी हैं जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मेफेनेमिक एसिड, कॉल्चिसिन और भी दवाइयां हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी उस समय डॉक्टर्स आपको बोल सकते हैं, तब जब डॉक्टर्स को लगेगा। आपको अपने मन से कोई ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है यदि आप असिम्प्टोमेटिक हैं, यदि आप या आपको माइल्ड केसेस है।
प्लीज अपने मन से कोई ब्लड टेस्ट मत कराइए, और 10-10 पेज की ब्लड टेस्ट तो प्लीज मत कराइए। हम डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं, इतने टेस्ट रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उतने ही टेस्ट कराइए। अब यदि डॉक्टर कोई ब्लड रिपोर्ट कराने के लिए बोलता है तो उसको कराइए, उस डॉक्टर को दिखाइए। कई बार डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट्स को देख के आपको कुछ दवाइयां चेंज करेगा, हो सकता है स्टेरॉइड चालू करे, हो सकता है एडमिशन की सलाह दे, उस डॉक्टर के हिसाब से चलिए। अगेन अपने हिसाब से कुछ मत कीजिए। इसके अलावा कुछ होते हैं मॉडरेट केस और सीवियर केस। मॉडरेट केस जहां पे 94 से नीचे आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, आपको फीवर बहुत ही ज्यादा आ रहा है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में कुछ टेस्ट काफी ज्यादा चेंज आए हैं या काफी बढ़े हुए आए हैं, इसके अलावा आपका सांस लेने की गति बहुत बढ़ गई है, या आप बहुत सिक महसूस कर रहे हैं, या डॉक्टर को लग रहा है कि आप बहुत सिक हैं या बिगड़ सकते हैं, तो उस समय डॉक्टर आपको भर्ती की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर की सलाह मानिए। बेड की कमी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, बेड की कमी नहीं है, आईसीयू बेड में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब आप भर्ती में लेट करते हैं तो उस की गई देरी के कारण आपको एक सीरियस या एसडीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट बेड की जरूरत पड़ती है, जो कम हो जा रहे हैं। पर सामान्य बेड अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जहां आप डॉक्टरी निगरानी पे इंजेक्टेबल मेडिसिन ले सकते हैं। इंजेक्टेबल मेडिसिन से मुझे ध्यान आया, बहुत सारी मेडिसिन है जो लोगों को लगता है कि अरे यह तो रामबाण है, यह तो संजीवनी बूटी है, रेमडेसिविर दे देंगे, टोसिलीजुमाब दे देंगे या बेवासीजुमाब दे देंगे। हमारे पास लोग आके बोलते हैं सर रेमडेसिविर लगाएं क्या, सर टोसिलीजुमाब लगाएं क्या। संजीवनी बूटी भी सिर्फ लक्ष्मण को दी गई थी जब लक्ष्मण को बाढ़ लगा था तो, और उसमें भी बोला गया था कि सूर्योदय से पहले लाना है। तो आप समझ रहे हैं, जितने भी लोग रामायण के युद्ध में घायल हुए सबको संजीवनी बूटी नहीं दी गई थी, और ना ही वह जो वैद्य थे, जो रावण की लंका के वैद्य थे, उन्होंने भी अपने ही सैनिकों को सबको संजीवनी बूटी नहीं दी थी। इसका क्या मतलब हुआ कि संजीवनी बूटी भी सिर्फ एक मरीज के लिए एक निश्चित समय में ही कारगर थी। तो समझिए, पेशेंट सिलेक्शन और टाइमिंग ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यह हर ड्रग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेमडेसिविर की भी अपने फायदे हैं, टोसिलीजुमाब के भी अपने फायदे हैं, पर सही समय पर और सही मरीज में इसका चयन डॉक्टर को करने दीजिए। आप मत सोचिए, आप खुद समझिए। यदि आपको रेमडेसिविर के बारे में पता है, आपको टोसिलीजुमाब के बारे में पता है, तो आपके डॉक्टर को तो पता ही होगा ना। तो उसे पता करने दीजिए कि कब और किस मरीज को किस समय दवाई लगाना है, आप उसके पीछे मत भागिए। एक और बात है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के साथ भी सेम चीज है। यदि आपके डॉक्टर को लगता है देना चाहिए तो आप भले चर्चा कीजिए, सही समय पे सही मरीज में ही वह कारगर हो सकती है। और हम चालू, इसके अलावा मॉडरेट केसेस में यह भी समझिए, यदि सही समय पर आप भर्ती हो जाते हैं तो मृत्यु होने की संभावना या बिगड़ने की संभावना बहुत कम होती है। गंभीर केसेस जो होते हैं, ऐसे केसेस जिसमें ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है, जो वार्ड में ऑक्सीजन सप्लीमेंट मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, तो गंभीर केसेस को कई बार आईसीयू में मैनेज किया जाता है, एसडीयू में मैनेज किया जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि यदि आप गंभीर हो गए तो आप नहीं बचेंगे, बचने की संभावना हर समय रहती है। और लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि एक बार वेंटिलेटर में चला गया तो बाहर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने डॉक्टर पे भरोसा कीजिए, अपने स्टाफ पे भरोसा कीजिए, हेल्थ स्टाफ पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है होप, आशा। यदि आप आशा को छोड़ देंगे, होप को छोड़ देंगे तो दिक्कत जाएगी। समय कठिन है, पर इस समय को गुजारना तो है ही ना। बोला जाता है कि समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, बीत जाता है। यह समय भी बीत जाएगा और हम सभी वापस पुरानी लाइफ स्टाइल को में आ पाएंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए। हर कठिन समय के लिए कुछ न कुछ नियम होते हैं, कुछ अनुशासन होते हैं। इस समय के लिए भी हमारे लिए कुछ अनुशासन बनाए गए हैं कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करना है। आपको बस इतना ही पालन करना है। साथ में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपको कुछ और ध्यान भी देना है। निगेटिव चीजों को फॉरवर्ड नहीं करना है। जिन चीजों को आप नहीं जानते, जो मिथ्स हैं, जो गलत बातें हैं, उनको सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए फॉरवर्ड मत कीजिए। कुछ बातें आती हैं कि मास्क में कीड़े होते हैं। आपको लगता है मास्क में कीड़े होते होंगे? कितने सालों से हॉस्पिटल वाले, सर्जन्स, स्टाफ इन्हीं मास्क को यूज कर रहे हैं। कुछ बातें आती हैं, आप नेबुलाइजर यूज कर लीजिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद सोचिए, अगर सिर्फ नेबुलाइजर यूज करने से मरीज ठीक हो जाते। नेबुलाइजर ट्रीटमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है, पर जैसे मैंने कहा, सही पेशेंट सिलेक्शन और सही टाइमिंग, कब किसको नेबुलाइजर देना है डॉक्टर्स जानते हैं। पर अगर सिर्फ नेबुलाइजर यूज करने से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती तो क्या इतने जो कोर्ट्स हैं, जो सरकारें हैं, वो ऑक्सीजन के लिए त्राही करती? कुछ बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं सोशल मीडिया में जो यहाँ से वहां जा रही हैं, हजारों बार फॉरवर्ड हो रही हैं। उनको फॉरवर्ड मत कीजिए। कम से कम अपने पास आने पर आप उनको रोक दीजिए। आप बाकी को फॉरवर्ड करने से नहीं रोक सकते चीजों, लोगों को, पर अपने आप को तो रोक सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव बातें, सही बातें, जो बातें आपको पता है उन चीजों को फॉरवर्ड कीजिए। ऐसे संदेश जो लोगों को फायदा पहुंचाएं, ना कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करें। बहुत सारी बातें हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को लेकर बहुत सारी बातें हैं, ड्रग्स को लेकर बहुत सारी बातें हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स कोविड पेशेंट्स की बॉडी के साथ
गलत हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं। आप जानते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि 100 में से 90 लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये बीमारी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं होगा। पर जिन लोगों ने अपने बहुत करीबी लोगों को खोया है, जिनका परिवार खत्म हो गया है इस बीमारी से, उनसे पूछिए। यह बीमारी एक हकीकत है, आपके चारों तरफ है। इससे पहले कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे सरकारें बार बार आपको घर से बाहर निकलना बंद करवा दी हो, जिससे देश रुक गया हो, फ्लाइट्स में आने जाने में रोक लगी हो। ऐसा नहीं होता है। सच्चाई को स्वीकारिए। बचने का तरीका बहुत सामान्य है, बस कुछ नियमों का पालन कीजिए और हिम्मत बनाए रखिए। मैंने कहा हर समय बीत जाता है, यह समय भी बीत जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, और सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।